तो न्याय हमारे प्रस्तावना में जो वर्णित न्याय है वो बेसिकली कानूनी न्याय नहीं है, ये वितरण न्याय की बात कही गई है। राइट। अब हम देखते हैं सामाजिक न्याय। देखो 3 अलग अलग जो न्याय दे रखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनको हम अलग अलग देखेंगे। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। सामाजिक न्याय तो समाज में पानी। अब हम देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से ऐसे ये है कि हमारा स्टेट समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए कार्य करेगा। राइट। सामाजिक रूप से पिछड़े और मुख्य धारा से हटे लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट कार्य करेगा। और इसके लिए जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि हमारे संविधान में जो आरक्षण के उपबंध किए गए हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। वो आरक्षण का जो उपबंध किया गया है वो सामाजिक न्याय के प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए ही किया गया है। राइट। तो सामाजिक न्याय हो गई। अब हम देखते हैं दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से क्या से है, आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में जो कुल संपदा है, कुल संसाधन है, उनका वितरण समाज के सभी वर्गों के साथ समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से समाज के जो कुल संसाधन हैं उन पे समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है, तो उसी प्रकार से उसका वितरण किया जाना चाहिए। राइट। इसके लिए हमारे संविधान में कई अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं आर्थिक न्याय से रिलेटेड। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मनरेगा। मनरेगा जो चलाया जाता है वो इसी प्रोविजन के अंतर्गत ये देखा जा सकता है। राइट। ये हो गई आर्थिक न्याय। और जो तीसरी है वो राजनीतिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब एक तो इसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि हमें मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अधिकार है। अब वयस्क मताधिकार से ऐसे ये है कि मेरे एक वोट की जो वैल्यू होगी वो ही हमारे सीएम या पीएम के वोट की वैल्यू के बराबर रहेगा। राइट। तो वयस्क मताधिकार का अधिकार हम लोगों को दे रखा है। फिर दूसरा है कि इसके साथ ही मताधिकार का अधिकार दिया है और मत का अधिकार दिया है, और उसके साथ ही हमें राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान भी संविधान में किया गया है, हमारे संविधान में किया गया है। राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण से मतलब ये है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC ST, महिला, OBC, उनके लिए अलग से राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एग्जाम्पल जैसे हम सुनने को आता है कि अब की बार सरपंच के चुनाव के लिए वहाँ महिला की सीट आई है, या फिर SC ST के कैंडिडेट के लिए प्रोविजन है, तो वो इसके अंतर्गत ही किया गया है। प्लस इसके साथ ही राज्य जो राजनीतिक सामान्य लोगों के लिए भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। राइट। तो ये हो गई हमारी राजनीतिक न्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया, हमने न्याय पढ़ी, न्याय हमारा हो गया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट वाला ये बन सकता है कि स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। राइट। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बेसिकली हमारे संविधान में डिफाइन कर रखी है। पहली है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी है विश्वास की, चौथी धर्म, और 5वीं उपासना की स्वतंत्रता। राइट। तो विचार से मतलब ये है कि मेरा कुछ भी विचार हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी के लिए भी। राइट। आपका विचार अलग हो सकता है मेरे से, आप मेरे विचार से एग्री या डिसएग्री हो सकते हो, पर ये मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं अपना विचार रखूं, प्लस उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी मुझे है।
संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग, और ये संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी से मतलब ये है कि आपका जो विचार है उसको आप प्रॉपरली अभिव्यक्त कर सकते हो। ये अभिव्यक्ति वहाँ तक संगत है जहाँ तक आप किसी और के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करते हो, राइट। अभिव्यक्ति इन द सेंस, अब मान लीजिए मेरा मानना है कि आरबीआई को रेपो रेट कम करनी चाहिए। अब आरबीआई करे या नहीं करे वो आरबीआई पे डिपेंड है, पर आरबीआई मुझे बाउंड नहीं कर सकती कि मैं ये बोलूँ या नहीं बोलूँ, राइट। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, विचार की स्वतंत्रता हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, फिर है विश्वास की स्वतंत्रता। तो विश्वास की स्वतंत्रता से ये है कि मेरा कुछ भी बिलीफ हो सकता है, मेरा इन द सेंस किसी भी भारतीय नागरिक का वो किसी भी एंटिटी में विश्वास कर सकता है, राइट। फिर है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से ये है कि व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, राइट। पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 to 28 में ये डिस्क्राइब कर रखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। धर्म की स्वतंत्रता के लिए ये भी माना जा सकता है कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास करूं, किसी धर्म को मानूं या ना मानूं, नास्तिक रहना भी आप किसी को। अगली स्वतंत्रता है हमारी धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें आर्टिकल 25 to 28 में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि मैं किसी धर्म को मानूं नहीं मानूं, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, राइट। तो प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, प्लस साथ ही किसी धर्म को मानने या धर्मांतरण करने तक की छूट भी हमें मिली हुई है। मान लीजिए मैं अभी हिंदू धर्म है मेरा, मैं चाहूँ तो इस्लाम या फिर बौद्ध किसी भी धर्म को जिसमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करूं वो अडॉप्ट कर सकती हूँ, राइट। या फिर मैं किसी धर्म को नहीं मानूं तो वो भी मेरा इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा। मेरा मीन्स हर एक भारतीय नागरिक का इंडिविजुअल डिसीजन होगा, राइट। फिर हम देखते हैं अगला है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब किसी आस्था से रिलेटेड ये टर्म है। मतलब मैं भक्ति, सगुण भक्ति करूं, निर्गुण भक्ति करूं या किसी भी प्रकार से मैं बिलीफ रखूं, ये मेरा इंडिविजुअल मैटर होगा और ये मुझे स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग मिली हुई है, राइट। फिर हम अगली देखते हैं समता। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि समता जो आपकी प्रस्तावना है उसमें समता कितनी प्रकार की बताई गई है, इक्वलिटी। तो वो हो गई समता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता से जो समता का अधिकार जो हमें दिया गया है वो बेसिकली आर्टिकल 4 हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें आर्टिकल 14 to 18 में डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है, राइट। अब आर्टिकल 15 में फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा अखंडता, ये आगे हम समझेंगे। प्रतिष्ठा से मतलब ये हो गया, आर्टिकल 15 में ये मेंशन किया हुआ है कि राज्य या कोई प्राइवेट एंटिटी किसी भी व्यक्ति के साथ भी। फिर हम देख रहे हैं समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में ये मेंशन किया हुआ है, राइट। फिर प्रतिष्ठा से ये है कि आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि कोई भी स्टेट की एंटिटी होगी, चाहे प्राइवेट एंटिटी हो या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, वो धर्म, लिंग, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो एक टाइप से प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन का अधिकार हमें इसके अंतर्गत दे दिया गया है, राइट। फिर है आर्टिकल 16 में अवसर की समानता पर बल दिया गया है। अवसर की समानता से मतलब ये है कि हमें लोक नियोजन का जो प्रोसेस होगा वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रहेगा, राइट। लोक नियोजन के अवसर में समानता दी जाएगी,
ठीक है, आर्टिकल 16 में ये प्रावधान हो ही गया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता दो टाइप की बताई गई है, एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, राइट। तो इससे देखो, पहली बात ये कि हमारा जो कंट्री है उस वो बहुत डाइवर्स है। वो डाइवर्सिटी हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं, जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, टोपोग्राफिक डाइवर्स कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, राइट। तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि इतना डाइवर्स कंट्री है तो उसकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान, राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए हमें कार्य करना चाहिए या स्टेट कार्य करेगा, राइट। तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम समझ गए। फिर इसमें आगे बताया गया है कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, राइट, संविधान सभा, ये जो भारत के लोग हैं, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 एक टाइप से इतिहास के लिए भी हमें जानकारी देता है कि कब ये संविधान अडॉप्ट किया गया था, राइट। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी, संवत तारीख 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मतलब संविधान सभा ये घोषणा करती है कि इस पूरी प्रस्तावना को, मतलब पूरे संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, राइट। हम देखते हैं ये जो डेट लिखी गई है 26 नवंबर 1949, ये है इसके अंतर्गत पूरा संविधान हमने अडॉप्ट नहीं किया था। इसमें कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट किए थे, जैसे एग्जाम्पल आपका नागरिकता से रिलेटेड कुछ प्रोविजन थे, चुनाव से रिलेटेड थे, इस टाइप से कुछ प्रोविजंस इसमें अडॉप्ट किए गए थे। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, राइट, 1950 को, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये हमारी संविधान, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी बेसिक समझ हो गई, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, उनको हम इस टाइप से देखेंगे। जैसे आपने प्रस्तावना तो समझ ली, प्रस्तावना हमने समझ ली, अब हम देखेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, तो पहले देखो, उपयोगिता हम इसी से निर्धारित कर सकते हैं, राइट। जैसे कि पहली बात ये है कि संविधान का स्रोत जानने में प्रस्तावना उपयोगी है। तो उपयोगिता क्या हुई, संविधान का स्रोत जानने के लिए उपयोगी। स्रोत का मतलब हो गया हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता है, उसी के द्वारा संविधान लिखा गया है, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा थी वो भारत की जनता का ही एक प्रतिनिधि समूह था, राइट। तो संविधान का स्रोत जानने के लिए। दूसरी है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति जानने के लिए, राइट। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय ये इस सेंस में करवाती है कि हमारी राज्य व्यवस्था, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप से गवर्न की गई है, मतलब उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें ये आ जाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हम ये देख सकते हैं कि ये उद्देश्यों के बारे में बताती है, संविधान के जो बेसिक उद्देश्य क्या क्या हैं, राइट। तो बेसिक उद्देश्य हमारे हैं कि जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्रोवाइड करवाना, राइट। फिर हम देखते हैं कि अगली जो विषय इसका उपयोगिता हो सकती है वो संविधान का अर्थ निर्धारण में। अर्थ निर्धारण का मतलब ये है, देखिए, एक 1960 में एक बेरोजगारी मामला आया था, राइट।
1960 में पाकिस्तान इंडिया की सीमा से रिलेटेड एक बेरूबारी यूनियन मामला आया। उसमें बेसिकली याचिकाकर्ताओं द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट को के सामने याचिका ये लगाई गई कि जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का भाग है या नहीं है, राइट। तो इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। जब ये निर्णय आया तो अगली याचिका ये लगाई गई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का भाग प्रस्तावना नहीं है तो इसका औचित्य क्या है, राइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है तो फिर सिर्फ लिखा जाना मात्र ही औचित्य है या फिर इसका बेसिक रेलेवेंस क्या है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट का जो अगला डिस्क्रिप्शन था वो ये था कि इसको अर्थ निर्धारण में काम में लिया जाएगा। मतलब संविधान का कोई उपबंध, संविधान के किसी उपबंध की भाषा यदि अस्पष्ट रही, अस्पष्ट भाषा होने पे ये अर्थ निर्धारण में काम आएगा, संविधान के अर्थ निर्धारण में, राइट। अगली 5वीं विशेषता हमारी ये हो सकती है कि ये हमें हमारे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी होने का मतलब ये हुआ कि हमने संविधान कब लागू किया, कब से लिखना स्टार्ट किया और कब लागू किया गया, कौन से प्रावधान कब कब जोड़े गए, इन सब की जानकारी हमें इससे मिलती है, राइट। तो इस टाइप से ये प्रस्तावना की उपयोगिता हो गई। फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे ये प्रस्तावना की उपयोगिता हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, पहले हम ये देखें कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, राइट। ये भी जो हमने बेरूबारी मामले का उल्लेख किया था उसके अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, राइट। उसके बाद में 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का जो जजमेंट था, पहले के ओपिनियन को पलट के ये निर्णय दिया कि संविधान जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, राइट। केशवानंद भारती केस 1973। इसी में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पंथ निरपेक्षता की बात कही थी, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पंथ निरपेक्षता, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी इसी केस के अंतर्गत आया था, राइट। तो जो 1973 का केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। फिर अगला एक 1995 में LIC बनाम भारत संघ एक केस आया था, उसमें ये निर्णय दिया गया कि उसमें भी अपने निर्णय पे कंटिन्यू रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का अटूट हिस्सा है, राइट। इसको अलग नहीं किया, संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये हमने ये जो केशवानंद भारती केस है उससे निष्कर्ष निकाला। फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये क्वेश्चन तो देखिए, हमने अभी जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग केशवानंद भारती केस में ये निर्णय सहमति से लिया गया था कि संविधान का प्रस्तावना भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें चेंजेज हो सकते हैं,
संविधान संशोधन उसका मतलब संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। अभी तक हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन हुआ है, राइट। एक बार कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन में। बयालीसवें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में हमारी प्रस्तावना में चेंज किया गया और उसमें तीन वर्ड्स जोड़े गए थे। 3 वर्ड्स क्या थे? एक था समाजवादी, एक दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारी जो प्रस्तावना है उसमें इंक्लूड किए गए थे। इस प्रकार हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हुई। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।